बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। आज बात करने वालों कैसा रह सकता है यहाँ पर अगले हफ्ते का मार्केट? क्या यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? क्या एक्चुअली में निफ्टी यहाँ पर करने वाला है? क्या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? और ऑल इन ऑल यहाँ पर एक जून की भी पिक्चर देने वाला हूँ कि लगभग आप जून के अंदर कैसा यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट को। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट एक-एक चीज़ यहाँ पर आपको पूरी क्लियर हो जाए। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते यहाँ पर मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। तो लगभग जो निफ्टी हमारा बंद हुआ वो यहाँ पर 16,584 के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा निफ्टी बंद हुआ। और अगर जैसे आपने मेरा पिछली वीडियो देखी हो, पिछली 2 वीडियो देखी हो, तो मैंने उसके अंदर यहाँ पर क्लियरली आपको बोला था कि मैं नहीं मानता, यहाँ पर मार्केट 20% तक भी जाएगा, मेरे हिसाब से वो वहीं से रिकवर कर जाएगा और एट द एंड मार्केट ने यही करा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो इसने लो बनाया था, वहाँ से इसने रिकवरी शुरू कर दी थी और आप वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने क्लियर ये चीज़ आपको बोली थी क्योंकि यहाँ पर जो टोटल मैं अगर बोलूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो यहाँ पर क्लियर संकेत दे रहा था कि एक्चुअली में जिस हिसाब से मार्केट इतना एक्ट कर रहा है, एक्चुअली में इतनी दिक्कतें मार्केट के अंदर नहीं है। एटलीस्ट मैं अगर यहाँ पर इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर बताया तो मैंने आपको क्लियरली बोला था उधर भी कि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो मार्केट है एक बार को 17,000 लगना चाहिए। 16,800 तक इसने इस हफ्ते लगभग लगाया, 16,800 को नहीं तोड़ पाया। तो ये बेसिकली अगर मैं मोटा-मोटा सा कहूँ तो यहाँ पर ये इसने इस तरीके से यहाँ पर निफ्टी ने परफॉर्म करा इस हफ्ते। और अब बात करूँ कि यहाँ पर बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको एक पिक्चर दे दूँ कि अभी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए अगर हमें जानना है कि शेयर मार्केट में क्या होगा, तो एट द एंड हमें यहाँ पर एक बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी कि अभी करंटली इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है। जो बड़े-बड़े देश है जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया या फिर आपका चाइना हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज़ होती हैं, इधर की यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी क्योंकि ये सब हमारी मार्केट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसकी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बढ़िया न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो मॉनसून है, मॉनसून का यहाँ पर जल्दी अराइवल हो गया। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो हमारी इन्फ्लेशन होने वाली है। क्योंकि जल्दी अराइवल होने से, अच्छा मॉनसून होने से एट द एंड जो फूड के प्राइसेज़ हैं, वो यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, वो यहाँ पर एक कम रह सकते हैं। तो एट द एंड इन्फ्लेशन यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, इन्फ्लेशन पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा मार्केट भी उसके हिसाब से एक पॉजिटिव एक्ट करेगा। तो ये एक हमारे लिए सबसे पहला बढ़िया संकेत है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अभी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी कि जो यहाँ पर इथेनॉल है, इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, जो 2014 में सिर्फ 2% थी, वो यहाँ पर बढ़ के अब 10% हो गई है। जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था, वो यहाँ पर 5 महीने के अंदर-अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 41,000 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो यहाँ पर बच गया। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 करोड़ की यहाँ पर फार्मर्स को जो है वो इनकम होने वाली है। तो ये एट द एंड ये हमारे लिए बढ़िया पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जितना ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर जो नहीं समझे मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इथेनॉल को यूज़ करके यहाँ पर पेट्रोल बनाया जा सके, उस पे काम करा जा सके इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, सो दैट यहाँ पर हमें जो बाहर से हम पेट्रोल लेते हैं, डीज़ल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, इसको इम्पोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम अगर अपनी कंट्री के अंदर ही बना लेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस्टिंग कम आएगी बहुत। जो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है इम्पोर्ट करने का, स्पेशली फॉरेक्स रिज़र्व यहाँ पर हमारा यूज़ होता है इसके अंदर, वो यहाँ पर बच पाएगा और एट द एंड हमारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो पाएगी। एंड दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो यहाँ पर हम इतने ज़्यादा बढ़ते हुए दाम देखते हैं पेट्रोल के, डीज़ल के, उस पे यहाँ पर कंट्रोल आ पाएगा। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के, और इस पे गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है। जो इनका मिशन था, जो इनका टारगेट था, वो सिर्फ इन्होंने 5 महीने के अंदर यहाँ पर अचीव कर लिया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो हमारी इकोनॉमी है, वो यहाँ पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। इतनी सब चीज़ें हो रही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हो रही है जिसके कारण यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया की जीडीपी की, तो वो लगभग अनुमान है कि 6.4% के आसपास से यहाँ पर बढ़ने वाली है। हाँ, ऑफ कोर्स जो 2021 था, उसके अंदर यहाँ पर 8.8% थी, वहाँ से तो यहाँ पर कम ही है।
बट स्टिल अगर मैं ऑल इन ऑल सारे देश के अंदर बात करूँ, सारे देशों के कंपैरिज़न में बात करूँ, हमारी इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। तो एट द एंड इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट 100 पॉइंट गिर जाए, तो यहाँ पर आपको इतना डरा देंगे कि पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ हो गई मार्केट के अंदर, सब खत्म हो गया। और अगर यहाँ पर 100-200 पॉइंट मार्केट बढ़ जाए, तो इतना यहाँ पर बढ़ा चढ़ा देते हैं कि अब यहाँ पर यही सबसे बेस्ट टाइम है, खरीद लो, सारा पूरी मार्केट खरीद लो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको बिगर पिक्चर समझनी होती है कि क्या है, कैसे काम कर रही है, देन यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और मैं बार-बार इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर दूसरे देशों में दिक्कत होगी, यूएस के अंदर दिक्कत होगी, चाइना में दिक्कत होगी, बट इंडिया के अंदर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अगर वहाँ पर यूएस के अंदर ज़्यादा दिक्कतें रहती भी हैं, इंडिया के अंदर यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर इंडिया बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है अभी। और ऐसे यहाँ पर पहले भी बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो सारी इकोनॉमीज़ है वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म ना कर रही हो, पर कोई 1 या 2 देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर जाए या आउट परफ़ॉर्म कर जाए। तो ऐसे पहले भी हुआ है और ऐसा इस बार भी हो सकता है कि यहाँ पर बाकी देशों की इकोनॉमी इतनी अच्छी ना परफ़ॉर्म करे, बट यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी कमाल कर दिखाए। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यूएस की बात करूँ, तो यूएस के अंदर भी यहाँ पर कुछ पॉज़िटिव संकेत दिख रहे हैं। हाँ, इतनी सारी ऑलरेडी बहुत दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर स्टिल यहाँ पर पॉज़िटिव संकेत दिख रहे हैं। वो क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर लगभग जो यूएस के अंदर 3,90,000 जॉब्स नई ऐड करी गई हैं मई के अंदर में। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है स्टिल यहाँ पर 3.6% के आसपास है। तो यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल बात बताऊँ, तो लगभग यहाँ पर अनुमान था कि 3,20,000 जॉब्स यहाँ पर ऐड होने वाली है मई के अंदर में, बट यहाँ पर अनुमान से अच्छा परफॉर्म करा, 3,90,000 हुई। इसके कारण जो यूएस का मार्केट है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और सेम यहाँ पर हमारी मार्केट ने भी करा। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, अगर चाइना का भी आप देख सकते हो, तो चाइना भी यहाँ पर लॉकडाउन खोल रहा है, यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर डिले कर रहा है। कुछ स्टेट्स में उसने खोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसके कारण क्या है, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई चाइना के लॉकडाउन के कारण और रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण, तो एट द एंड ये सप्लाई चेन डिसरप्शन धीरे-धीरे सॉल्व होगी। तो इससे होगा क्या कि जो यहाँ इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ गए शॉर्टेज होने के कारण, वो यहाँ पर सॉल्व होने लगेंगी। तो एट द एंड ये सारे रीज़न्स हैं जो मार्केट को हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मार्केट ने यहाँ पर एक रिबाउंस भी लिया है। बट क्या सारी चीज़ें सही हो गई है, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं? नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें एक एज़ इट इज़ पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी हमें वो चीज़ भी जाननी ज़रूरी है जो नेगेटिव हो रही है यहाँ पर मार्केट में। जिसके अंदर है, यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक आंकड़े निकल के आए हैं डेफिसिट के, जो यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो अब जो लोग यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के बारे में नहीं जानते, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जितना आपने यहाँ पर इम्पोर्ट करा, वो नंबर यहाँ पर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट करा। तो अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी इन्फ्लेशन पे, हमारे रुपए की वैल्यू पे। तो इन सारी चीज़ों के कारण ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यहाँ पर सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे जाके पहुँच चुका है मई के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो यहाँ पर पहले ट्रेड डेफिसिट होती थी 5 ईयर की एवरेजली, वो लगभग $147 बिलियन की होती थी। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा अब ये गैप बढ़ गया, इतना ज़्यादा डेफिसिट बढ़ गया है कि ये लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो डेफिसिट है, ये बढ़ते-बढ़ते इन टोटल सारे महीनों को मिला के $275 बिलियन तक पहुँच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट है, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन और रुपए के प्राइस को, रुपए की वैल्यू को करती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी कंसर्निंग पार्ट है। ऑफ कोर्स आरबीआई भी इस पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, क्योंकि इसको अगर नंबर को कंट्रोल में नहीं लेके आया, तो एट द एंड इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, एज़ यूजुअली हमारे जो एफआईज़ हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू है अपनी सेलिंग के अंदर। लगभग इस हफ्ते भी उन्होंने यहाँ पर 3400 करोड़ का यहाँ पर माल बेच दिया है। और अगर मैं टोटल ईयर की बात करूँ, अभी जब से ये स्टार्ट हुआ है जनवरी से अभी तक में, लगभग तो 1.8 लाख करोड़ का यहाँ पर माल बेच दिया है। तो अगेन जैसे हमारे एफआईज़ यहाँ पर कंटिन्यू करते आए हैं, आशा करता हूँ कि शायद यहाँ पर हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी देखते हुए ये थोड़ी सेलिंग घटेगी। अगर ये सेलिंग घटेगी और यहाँ पर बाइंग होना शुरू हो जाए, तो एट द एंड यहाँ पर हम ऑफ कोर्स एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इवेंट्स भी हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली अभी इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को जून के महीने में या अगले हफ्ते। उसमें से सबसे पहला इवेंट यहाँ पर होगा हमारा, वो है हमारी आरबीआई की मीटिंग। आरबीआई ने यहाँ पर लगभग एक मीटिंग शेड्यूल कर रखी है 8 जून के आसपास में, जहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है
कि कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। बट सिंपल सी बात यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मई के अंदर 40 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था। अब अगर एक जो अनुमान नॉर्मली लगाया जा रहा है वो 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट के बीच में लगाया जा रहा है। अगर इससे ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा निकल के आता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली इस हफ्ते हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फेडरल रिज़र्व की भी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, वो 14-15 जून के अंदर है, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट वीक लग जाएगा। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जून के अंदर अगर हम देखें तो ये 2 बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, जो यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट की डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2 इवेंट्स मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं और इस पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी है। तो एट द एंड ये तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, हमारी एक बिग पिक्चर हो गई कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और कैसे यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें कैसे मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते यहाँ पर क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकता है, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ऑफ़ कोर्स हमारी मार्केट, पहले भी मैंने यही चीज़ बोला था, अगेन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं बार-बार यहाँ पर वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, अंटिल यहाँ पर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना हो। तो यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर निफ्टी 17,000 तक लग सकता है इस हफ्ते, बट ये डिपेंड ज़रूर करेगा कि यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग के अंदर क्या निकल के आएगा, कितने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक होने वाला है। अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है अनुमान से ज़्यादा तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एल्स यहाँ पर नहीं मानता कि मैं यहाँ पर कुछ एज़ सच यहाँ पर इस हफ्ते हमें कुछ खराब देखने को मिलेगा। एक मैं यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में ही सोच रहा हूँ। सेकेंडली अगर यहाँ पर अब मार्केट बढ़ेगी तो कौन-कौन से सेक्टर्स के अंदर हम ज़्यादा तेज़ी देख पाएँगे, तो जो मेरा मानना है, यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, आईटी सेक्टर के अंदर, और आपने देखा भी यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली। सेकेंडली यहाँ पर जैसे अगर मानसून यहाँ पर अच्छा जाएगा तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि फर्टिलाइज़र शेयर के अंदर, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी एक आप अच्छा इम्पैक्ट देख पाएँगे। तो ये 2 मेरे पर्सनल पिक हैं, जो कि आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको एक क्लियर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पिक्चर मिल गई होगी। क्या एक्चुअली में मार्केट के अंदर चल रहा है? क्या यहाँ पर आप अगले हफ्ते हो सकता है, और एक जून की बिग पिक्चर मिल गई होगी, कैसा यहाँ पर मार्केट रह सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी यहाँ पर अब पता लग जाए कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है, जून के अंदर मार्केट कैसा रह सकता है। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।